कोई इंसान परेशान था, उसकी एंजाइटी थी। मैंने एक हज़रत अली का एक फ्रेज़ पढ़ा कि मियाना रवि इख्तियार करो, तुम कभी मोहताज नहीं होगे। हमारे बहुत से लोग मोहताज हो जाते हैं। जब समद अब्बास अर्ली एजेस में थे, उस वक्त समद अब्बास के क्या ड्रीम्स थे, क्या विजन था? एक थर्स्ट ये थी कि जो पढ़ लिया है, ये जो सीख लिया है, जी। ये कहीं ना कहीं आगे शेप अप करना है। लैंग्वेज जो है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रग। कि दुनिया में टाइम के पैसे नहीं है, दुनिया में वैल्यू के पैसे हैं। निजम ब्राउन से जी के अगर वैल्यू को बढ़ा रहे तो आपको स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। आपकी गुफ्तगू में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, तो जितनी ज़्यादा आप डाइवर्स गुफ्तगू करेंगे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। बट मैंने अंडरस्टैंड किया कि हमने रिलीजन के जो कंटेंट को ना उस तरह से स्टडी नहीं किया। मतलब हम नमाज रोज़े इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा स्टक हो गए कि ह्यूमन बिहेवियर पे उतना काम नहीं। जस्ट लाइक आप वेस्टर्न वर्ल्ड में उठा के देखें तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वैल्यूज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। टाइम मैनेजमेंट वहाँ दिखाई दे रही है, वहाँ पे आपको डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है। आपके पीछे क्या सोच थी जब आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया? सेथ गोर्डन ने मुझे बहुत शेप किया। सेथ गोर्डन कहता है कि जब आप एक आइडिया को शिप करते हैं ना, आगे बढ़ाते हैं, तो अगला आइडिया आता है। मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन या अपनी बात को आगे बढ़ाना ह्यूमन साइकोलॉजिकल एक ह्यूमन नीड है। सो मैंने रियलाइज किया लॉट ऑफ पोटेंशियल हैज बीन वेस्ट। किस तरह से आप मशवरा देंगे कि इस ह्यूमन वेस्ट को हम किस तरह से सोसाइटी के लिए कारआमद बना सकते हैं? बड़ा अच्छा फ्रेज है, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन योर ग्रुप चेंज द ग्रुप। मतलब आप पहले से अपने से बेहतर लोग ढूंढें। जब आप अपने से बेहतर लोगों में बैठेंगे, उन्हें अपने सर्कल का हिस्सा बनाएंगे, तो आप उनकी आदत से इन्फ्लुएंस होंगे। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा वेस्ट ह्यूमन पोटेंशियल है। हज़रत अली भी कहते हैं जो शख्स अपनी कीमत नहीं समझ सकता वो दूसरे की वैल्यू भी नहीं बता पाएगा। हज़रत अली का एक कॉल है ना कि इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। When you look good, you feel good. When you feel good, you do good. अब मैंने हज़रत अली के जब कंटेंट को स्टडी किया या मैंने जब भी प्रेजेंट किया, सो आई प्रेजेंट इन अ मैनर दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफर इन माय ओपिनियन। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इन माय ओपिनियन। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स इन द हिस्ट्री, जो अगर नहीं होते तो शायद आप भी वहाँ नहीं होते जहाँ आज आप हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू विद ARK में खुश आमदीद। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ ट्रेनिंग से किया, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में आए और बड़ा नाम बनाया कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में। उसके बाद जब पाकिस्तान में जो इनिशियल पॉडकास्टर्स आए तो आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया और एक कामयाब पॉडकास्ट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं समद अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अली भाई, और आप भी कामयाब पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू समद। हम आपको काफ़ी अरसे से पॉडकास्ट में देख रहे हैं कि आपकी शनाख्त पॉडकास्ट में। उससे पहले आप कॉर्पोरेट में लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं, और आपने जो अपने पॉडकास्ट का भी नाम रखा वो रखा इम्पैक्ट विद समद अब्बास। तो इसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे आपसे कि जब समद अब्बास अर्ली एजेस में थे, उस वक्त समद अब्बास के क्या ड्रीम्स थे, क्या विजन था? I think when I was doing my intermediate, I was more into finance. I've decided कि मैं finance पे अपना करियर स्टेबल करूँगा, CFO बनूंगा, चार्ट अकाउंटेंट बनूंगा, किसी बैंक का प्रेसिडेंट बनूंगा। यू नो, नंबर्स के साथ खेलने की बहुत आदत थी, और हमने देखा था कि बैंकर्स की लाइफ बड़ी पाकिस्तान में एक सेटल लाइफ होती है, एक सस्टेनेबल लाइफ होती है। घर वाले भी बड़ा वो पुश करते थे। तो हमने इंटरमीडिएट में फाइनेंस ली, यानी ICOM से किया। बट ड्यूरिंग सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, क्लैरिटी थी, गोल था, सब कुछ था। लेकिन वो जो फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट का पेपर होता है, उसमें कुछ रद्दो बदल हुई बैलेंस शीट। अच्छा। और हमारे कोचिंग में टीचर तो उन्होंने कहा यार भाई ये तो आपकी बस की बात नहीं है। अब वो वर्ड्स इतने सीरियसली लिए गए कि मुझे एहसास हुआ कि शायद ये अकाउंटिंग इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। सो रियली लाइक फाइनेंस, एंड ग्रेजुअली वो इंटरेस्ट फाइनेंस से कम होता होता फिर समझ आया कि अब किस फील्ड को चूज़ करें। तो फिर BBA किया, बिजनेस में आया कि यार बिजनेस को देखते हैं, बिजनेस फाइनेंस का कहीं इंटर रिलेशन है। जब बिजनेस में आए तो देखा कि यहाँ पे प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, यू नो, लोगों से बात करनी है, कनेक्ट करना है, मैनेजमेंट, मार्केटिंग। सो आई थिंक मुझे लगा कि यार ये चीज़ ज़्यादा मुझे कनेक्ट कर रही है। अच्छा, इब्तिदाई एज में ना ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रही। बचपन से वालदा की एक तरबियत थी कि वो मिडल ईस्ट साइड ले गई, ईरान ट्रैवल बहुत रही। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीकर्स को, रिलीजियस स्पीकर्स को, लोगों को सुनने का इत्तेफाक हुआ। तो कहते हैं कि अगर आप बहुत बेहतर बोलना चाहते हैं ना, तो आपको बहुत बेहतर तरह से सुनना पड़ेगा। कोई शक नहीं। तो सुनने की गुफ्तगू, सुनने की समाज ज़्यादा रही। फिर वहाँ पे कल्चर है, रीडिंग का बहुत कल्चर है ईरान में। तो हमने देखा कि वहाँ कल्चर है, तो वो कल्चर मेरे घर में भी आया, मुझ तक भी पहुँचा। छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना शुरू कर दी, फ़िलासफ़ी की, वैल्यूज़ के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर।
अब वो एक थर्स्ट ये थी कि जो पढ़ लिया है, ये जो सीख लिया है, ये कहीं ना कहीं आगे शेप अप करना है, कहीं ना कहीं देना है. सो आई थिंक दैट्स हाउ वी स्टार्टेड अ ट्रेनिंग कंपनी फर्स्ट व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी. हमने कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट कंपनी बनाई, ट्रेनिंग कंपनी बनाई, जैसे हम TNCS कहते हैं और आज भी वो एग्जिस्ट करती है. एंड वी स्टार्टेड विद कॉन्फ्रेंसेस. हमने कॉन्फ्रेंसेस कराना शुरू करी और एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक स्पीकर नहीं आ सकी जिन्हें मैं इनवाइट किया था, पहली कॉन्फ्रेंस थी. अच्छा. तो लोगों ने कहा यार अब कौन बोले, लोग तो वेट कर रहे हैं. तो मेरे दोस्तों ने मुझे पुश कर दिया, मैं गया, मैंने जाके जो मुझे आता था 4-5 बातें मैंने बोली. लोगों ने दिल रखने के लिए तालियां बजा दी कि भाई बहुत अच्छा बोला आपने. 4-5 बड़े स्पीकर्स आए थे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा स्टार है, इसकी अच्छा. तस्वीर खिंचवा लो. वो वर्ड्स हमने इतने सीरियसली लिए, मुझे रियलाइज हुआ कि यार लेट्स वर्क ऑन इट. समझ, जो आपसे बात अभी हो रही है तो आपने ज़िंदगी में लोगों के वर्ड्स को बड़ा सीरियस लिया. एक टीचर ने आपसे कहा कि फाइनेंस आपकी बस की बात नहीं है, आपने छोड़ दिया. और एक ने कहा कि नहीं, आप कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकते हैं, तो आपने इस ट्रेनिंग को अडॉप्ट कर लिया. तो क्या ऐसा ही है कि हमने दूसरों के ऊपर क्या रिलाई करना चाहिए? लैंग्वेज जो है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रग. मैं भी पॉडकास्ट कर रहा था, आसिफ खान एक बहुत से कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, कांडिलियन में उधर अपनी कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू चला रहे हैं. उन्होंने एक वीडियो भी बनाई प्रेशर प्रिंसिपल एक किताब के ऊपर, जिसमें एक स्पोर्ट्स कोच हैं डेविड, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक पिच के ऊपर ना इंग्लिश टीम को बॉलिंग कोच करते वक्त एक रेड स्पॉट लगा दिया और कहा कि अगर आप रेड स्पॉट पे बॉल को टिप करेंगे और विकेट्स में बॉल जाएगी तो आपको पॉइंट मिलेगा और आपका स्कोर भी गेन होगा. लोगों ने रेड स्पॉट पर बॉल मारना शुरू कर दी एंड एवरीवन वाज हैप्पी कि भाई आपके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं. थोड़ी देर बाद डेविड ने कहा कि अगर आपने रेड स्पॉट को मिस किया, गलती से मिस कर दिया, तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और आपके पॉइंट्स कम होंगे. अच्छा, सिचुएशन सेम थी, वर्ड्स बदल दिए. हुआ क्या, लोगों से रेड स्पॉट मिस होना शुरू हो गया, बॉलर्स रेड स्पॉट को ऑटोमेटिकली मिस करना शुरू कर गए. वर्ड्स ना एक बहुत ही पावरफुल टूल है. इनफैक्ट लैंग्वेज स्ट्रेस आपके ऊपर एग्जैक्टली, मतलब वाइड नहीं करा देना, गलती मत कर लेना यार, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, अरे ये क्या करोगे. मेरी लाइफ में भी अर्ली एज मैंने देखा कि वो जो अकाउंटिंग के टीचर ने कह दिया तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा. सो शायद इतना ज़्यादा जहन पे असर हुआ कि मुझे फाइनेंस से बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही ना कनेक्टिविटी है नहीं. मतलब आई एम मोर इनटू फिलॉसफी, लर्निंग, मार्केटिंग, स्पीकिंग. सो आई थिंक लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. समझ, हम आपको जब सुनते हैं, ख़ासतौर पे ट्रेनिंग्स की भी बात हो, पॉडकास्ट में भी बात हो, आप बहुत कोट्स लेके आते हैं, जो आपका लाइफ एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करते हैं. किन राइटर्स को पसंद करते हैं इंटरनेशनल राइटर्स में? हर लाइफ में ना मुख्तलिफ स्टेजेस रहे. जैसे मैंने कहा कि मेरा बहुत ज़्यादा वक्त ईरान के फिलोसफी में गुजरा. तो ईरान, क्या आपने वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी या सिर्फ ज़िंदगी नहीं गुजारी है, मतलब अब मल्टीपल आई थिंक 8 से 10 बार गया वेकेशंस में. मतलब हमारी वेकेशंस में लोग मरी जाते हैं, सवाज जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं. मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं अपनी फैमिली के साथ कभी भी पाकिस्तान टूर पे गया हूँ. नॉर्दर्न एरियाज 1-2 महीने का, वो 1-2 महीने का ड्यूरेशन होता था ऑलमोस्ट. वो लंबा बाय रोड ट्रिप होता था, उस टाइम बॉर्डर्स ओपन थे, तो हम आराम से जाते थे, 1-1 महीना वहाँ रहते थे. तो वहाँ काफ़ी पढ़ने का, सीखने का. आप दिन रात अब नमाज रोजा नहीं कर सकते वहाँ जाके. आप घूमेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे भाई यहाँ क्या हो रहा है, कहीं लेक्चर हो रहा है, आप बैठ के सुनने की कोशिश करेंगे, फारसी के शेर पढ़ने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे. सो आई थिंक मैंने चीज़ अंडरस्टैंड करी कि फ़िलासफ़ी के अंदर मुझे अली शरीयती बहुत पसंद आया जी. उन्होंने मेरे करियर को शेप किया. मैंने किताब पढ़ी चिहाड़ जिंदान, जिसमें लिखा था कि इंसान डिग्री लेता है, पढ़ता है, तालीम हासिल करता है, उसके बाद जिस कंपनी को जाके बोलता है कि यार कौन अच्छे पैसे देगा. सो उन्होंने कहा इसे कहते हैं जिंदान ज़ात, कि आप अपने आप को सेल करते हैं. शहीद मुताहिर का एक बहुत बड़ा रोल रहा. इसी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करूँ, जिम रॉन, आई लव इस कंटेंट, बड़ा कमाल उनका कंटेंट है कि दुनिया में टाइम के पैसे नहीं है, दुनिया में वैल्यू के पैसे हैं. मैंने जिम रॉन से सीखा, अगर वैल्यू को बढ़ाना है तो आपको स्किल को बढ़ाना पड़ेगा. अच्छा, मैंने अपनी ट्रेनिंग के अंदर, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर एक चीज़ नोट करी कि आपके गुफ्तगू में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, एक गुलदस्ता होना चाहिए. आपके पास वेस्टर्न वर्ल्ड से भी हो, मिडिल ईस्ट से भी हो, दीन से भी थोड़ी बहुत तालीम जो हमारे घर में हमारे कल्चर रहा है वहाँ से मिल रही होती है. तो जितनी ज़्यादा आप डाइवर्स गुफ्तगू करेंगे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. मौलाना रूमी को मैंने बहुत पढ़ा, उनके कोटेशन में बचपन में एक ज़माने में रूमी का बड़ा इम्पैक्ट चल रहा था, शो चल रहा था. तो रूमी की कोटेशन लिख लिख के मैं टाइप करके घर में एक प्रिंटर होता था, वहाँ से प्रिंट आउट देता था ताकि वो मुझे रूमी की कोटेशन याद हो जाए. दैट्स हाउ इट इज़. हम जो देखते हैं ना, जो हमारे वालिदैन थे तो उस दौर के अंदर बोस्तान, गुलिस्तान स्लेबाई का हिस्सा हुआ करती थी. ऐसे ही. फिर उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि अफगान वॉर, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे, तो हम फ़ारसी से बहुत दूर हो गए. फिर उसके बाद फिर जब ईरान रेवोल्यूशन आया, उसके बाद फिर एक ख़ास सेक्ट, पूरा ही पाकिस्तान नहीं,
एक ख़ास सेक्ट दोबारा से फ़ारसी की तरफ इंगेज हुआ। ऐसा ही ऑल्दो हमारे यहाँ सिर्फ ऐसे ही नहीं कि ईरान में फ़ारसी बोली जाती है, अफ़गानिस्तान में भी फ़ारसी बोली जाती है, और पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं, जो हज़ारा कम्युनिटी है, वो भी फ़ारसी बोलती है। और ये 2-3 लैंग्वेजेस मैं समझता हूँ जिसमें उर्दू मिठास तो नो है। डाउट है, मिठास है, और इसमें बहुत लिटरेचर है। ऐसा ही वो आपने मौलाना रूमी की बात की, Exactly. तो उनका लिटरेचर तो मोस्टली फारसी ज़बान जी हाँ, फ़ारसी ज़बान में। तो अल्लामा उसको इकबाल। अल्लामा इकबाल का हम समझते शायद ये है कि अल्लामा इकबाल उर्दू के शायर हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल तो हाफिज़ शिराज़ी। हाफिज़ शिराज़ी बड़ा नाम है, और अल्लामा इकबाल तो बाज़ औक़ात शेर कहते-कहते आपको पता नहीं चलता था कि कब उर्दू से फ़ारसी में और कब फ़ारसी से उर्दू में आ ऐसे जाते ही थे। ऐसे ही तो वो तो बड़े नाम हैं। अभी आपने जैसे अली शर्दियती की बात की, उनकी तौहीद बड़ी गाढ़ी तौहीद उन्होंने बयान ऐसे की ही है, और ऐसे वो राइटर्स सूट हैं। टाई लगा के फुल वाल्टेड होके लेक्चर्स देते थे, मतलब वो कोई मौलवी नहीं थे, मतलब रेवोल्यूशनरी स्पीकर थे। मैं जो अगला सवाल कंपोज कर रहा था वो इसी हवाले से कर रहा था, समझ के हमारे जहनों में ये हो गया है कि अगर रिलीजियस हैं तो इसका मतलब है कि एक बड़ी सी दाढ़ी हमारे होनी चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए, उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन रिलीजियस तो वैसे भी लोग हो सकते हैं कि चाहे जिनकी शायद बहुत बड़ी दाढ़ी ना हो, सर पे टोपी ना हो। तो ये बहुत से ऐसे राइटर्स हैं। ये बिल्कुल सही है। मैंने ये चीज़ नोट करी, इनफैक्ट व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू ट्रेनिंग वर्ल्ड, शायद अगर मैं एक ट्रेनर नहीं होता तो मैं एक रिलीजियस स्पीकर ही होता। जो मैंने एवेल्यूएट किया अपनी जर्नी को, अगर मैं ये ट्रेनर नहीं होता तो, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रिलीजन वैल्यूज़ कंटेंट को ला रहा होता, बिकॉज वो बहुत रियलिस्टिक है। इट्स नॉट अबाउट दैट रिलीजन, इट्स लाइक आई लव द कोटेशंस, द कंटेंट ऑफ नजुल बलागा। मैंने उसके ऊपर एक सीरीज डेवलप की जस्ट बिकॉज बहुत ही यूनिवर्सल कंटेंट है। वो कंटेंट है, वो जुमले हैं जो कलाम कामिल है, जो हर इंसान को, आप किसी भी दुनिया के किसी भी एस्पेक्ट को उठा के देखें। क्रिस्टियंस ने किताब लिखी है द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, वो कह रहा है इमाम अली के कंटेंट के बारे में। बट मैंने अंडरस्टैंड किया कि हमने रिलीजन के जो कंटेंट को ना उस तरह से स्टडी नहीं किया। मतलब हम नमाज रोज़े इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा स्टक हो गए कि ह्यूमन बिहेवियर पे उतना काम नहीं हुआ। और हमने कुछ डिवाइड भी कर दिया पर्सनैलिटीज़ को कि ये इस सेक्ट की हैं, ये सेक्ट की हैं। जस्ट लाइक आप वेस्टर्न वर्ल्ड में उठा के देखें तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वैल्यूज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, टाइम मैनेजमेंट वहाँ दिखाई दे रही है, वहाँ पे आपको डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है। हमने बहुत सी अच्छी चीज़ें ली हैं, हमारे यहाँ बहुत सी अच्छी चीज़ें जो वहाँ नहीं है। हमारे यहाँ फैमिली कल्चर बहुत बेहतर है निस्बतन वहाँ से। हमारे यहाँ ये जो न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये बहुत बेहतर है। वेस्ट में ऐसा नहीं है, आप आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ नीटनेस, सफाई जिसे हम कहते हैं आज के, मतलब दीन कहता है सफाई निस्फ़ ईमान है। मतलब मुझे लगता है हमने इस चीज़ को, एंड आप अगर अपने शहर का हाल देखें, लोगों के घरों का हाल देखें, गलियों का हाल देखें, ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाएं, आप देखिए लोगों की डेस्क कैसे क्लटर्स होती है। सो हमने शायद जिन चीज़ों को लेना था ना उस तरह से लिया नहीं। तो मैं अगर एक फ्रेज पे जवाब को ख़त्म करूँ, ज़िंदगी में ना ज़रूरी चीज़ों को ज़रूरी समझना बहुत ज़रूरी है। जस्ट लाइक आप एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने ज़िंदगी बहुत से काम किए, आप एक दायरा भी चला रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, लेकिन आप ये जो काम कर रहे हैं ना, ये आपको फुलफिलमेंट दे रहा होगा। ये काम आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा कि यार मेरा काम कम्युनिटी को, माशरे को, मेरी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल जर्नी को, दोनों को अपलिफ्ट कर रहा है। लेकिन बहुत से लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे होते। समझ आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे जो है वो बहुत मोटिवेट किया। हमेशा जब भी आपसे कहीं भी मुलाकात होती थी, आप कहते थे कि यार आप भी पॉडकास्ट करें, इसके अंदर आप आएँ। और आपकी मोटिवेशन के ऊपर, आपकी सपोर्ट के ऊपर मैंने ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मेरा मकसद जो था इस पॉडकास्ट करने का, मकसद यही था कि जो कुछ मैंने अभी तक इस ज़िंदगी से लर्न किया है और इन अ पॉजिटिव मैनर मैं वो सोसाइटी को वापस दूँ। आपके पीछे क्या सोच थी जब आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया? क्या मेरा बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव है। मैं भी थोड़ी देर पहले भी एक रील शूट कर रहा था कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्किल्स हैं। मैं इतने लोगों से मिला अपनी लाइफ में, मैंने देखा कि उन्होंने अपना कंटेंट, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तजुर्बात एक क्लासरूम तक यानी या 4 लोगों तक लिमिट किए हुए हैं। एंड मेरा उतना पर्सपेक्टिव नहीं है। हर इंसान ने दुनिया को अलग एंगल से देखा है। हमें ये चाहिए कि जो हम देख रहे हैं या जो हम समझ रहे हैं, सेथ गोर्डन ने मुझे बहुत शेप किया। सेथ गोर्डन कहता है कि जब आप एक आइडिया को शिप करते हैं ना, आगे बढ़ाते हैं, तो अगला आइडिया आता है। पॉडकास्ट की एग्जांपल देता हूँ। आपने एक सवाल किया, अब ऑटोमेटिकली ना आपके पास कोई पेन है ना पेपर है, अब अगला सवाल जहन में ऑटोमेटिकली बिल्ट हो रहा है। इसी तरह ह्यूमन माइंड में बहुत से आइडियाज आ रहे होते हैं, हमारे रोज एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, हम उन एक्सपीरियंसेस को शिप नहीं कर रहे, आगे लोगों तक बढ़ा नहीं रहे। तो जब हम आगे बढ़ा नहीं रहे तो हमारे एक्सपीरियंसेस भी ग्रो नहीं कर रहे। मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन या अपनी बात को आगे बढ़ाना ह्यूमन साइकोलॉजिकल
एक ह्यूमन नीड है। खुदा भी शायद यही चाहता है जो आप तक है, जो आप तक मिला है, जो आप तक पहुंचा है, वो आगे बढ़ाएं। आई लव दिस आइडिया पे कामरान रिजवी की मैंने ट्रेनिंग ली, उन्होंने बड़ी कमाल बात की। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके पास कोई आइडिया आया ना तो एटलीस्ट वो आइडिया आप लिख दें और वो किसी और को बता दें। अगर आपने नहीं करना कोई और कर लेगा, लेकिन उसे वेस्ट ना करें। सो मैंने रियलाइज़ किया लॉट ऑफ पोटेंशियल हैज़ बीन वेस्ट। एक किताब मैंने पढ़ी पोटेंशियल प्रिंसिपल। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा वेस्ट कचरा नहीं है। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा वेस्ट वो नहीं है जो ख़राब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं या आपको इलाकों में चीज़ें ख़राब घर और कल्चर बहुत में चीज़ें नज़र आ रही हैं जो ख़राब हैं, जो कि स्टिल हैं। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा वेस्ट ह्यूमन पोटेंशियल है। पाकिस्तान के अंदर जितना यूथ के अंदर पोटेंशियल है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितना पोटेंशियल है, सोशल सेक्टर्स में आप जाए जितना पोटेंशियल है, हम लोग जितने मेहनती हैं, लेकिन हमें मेहनत का सिला क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि हम स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे ना। चैनलाइज नहीं है चीज़ें। अगर आप देखें गवर्नमेंट से लेवल से लेके नीचे तक अगर आप आ जाएं तो आप देखें किसी भी लेवल पे लोग चैनलाइज नहीं है। बहुत सी चीज़ें जिसको हम अपना अर्निंग का ज़रिया बना सकते हैं एज अ इंडिविजुअल भी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे हैं। समझ, अभी आपने एक जो बात की कि ह्यूमन वेस्ट है, किस तरह से आप अपने तौर पे क्या सोचते हैं और किस तरह से आप मशवरा देंगे कि इस ह्यूमन वेस्ट को हम किस तरह से सोसाइटी के लिए कारआमद बना सकते हैं? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है चेंज द ग्रुप। बड़ा अच्छा फ्रेज है, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट इन योर ग्रुप चेंज द ग्रुप। मतलब आप पहले से अपने से बेहतर लोग ढूंढें। जब आप अपने से बेहतर लोगों में बैठेंगे, उन्हें अपने सर्कल का हिस्सा बनाएंगे, तो आप उनकी आदतों से इन्फ्लुएंस होंगे। अभी आपने कहा कि जी मैंने आपके पॉडकास्ट में इन्फ्लुएंस हुआ, मैं खुद किसी के पॉडकास्ट से इन्फ्लुएंस होऊंगा, वो किसी और के पॉडकास्ट से इन्फ्लुएंस होंगे। और एक अच्छा टूल है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मतलब मैं ये खुद इस पॉडकास्ट पे इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा समझता हूँ एंड मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ। एंड व्हाई इज दैट? सो बिकॉज ये मुझे भी वैल्यू ऐड कर रहा है, मेरी प्रोफेशनल जर्नी को भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सोसाइटी को भी वैल्यू ऐड कर रहा है। बट ये मैंने कहाँ से सीखा? किसी इंडिविजुअल से। मैं भी अपने पोटेंशियल को कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहा हूँ। पहली एडवाइस मैं कहूँगा पोटेंशियल लोगों में बैठे, उन लोगों में बैठे जिन्होंने अपने आप को जाना। तो जब उन्होंने अपने आप को जाना तो वो आपको भी जानने में मदद देंगे। अपने से बेहतर लोगों के हज़रत अली भी कहते हैं जो शख्स अपनी कीमत नहीं समझ सकता वो दूसरे की वैल्यू भी नहीं बता पाएगा। हज़रत अली का ही कॉल है ना कि इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। एग्जैक्टली। आपके जैसे दोस्त होंगे आप, और एक ये भी चीज़ है कि अपने से बेहतर दोस्तों को बनाएं ताकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा हों, ऐसे आप अपने आप को बेहतर कर सकें। ऐसा ही आई थिंक फर्स्ट स्टेप कि आप बेहतर लोग ढूंढें, बेहतर लोगों से कनेक्ट करें। सेकेंड थिंग आई अंडरस्टैंड दैट आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। मैंने अंडरस्टैंड किया, आपको किताबें पढ़ने का मुझे शुरू से शौक था, तो अगर मैं ये देखता था कि अगर मेरे पास 5,000 रुपये पड़े या 10,000 रुपये पड़े, तो मैं ये नहीं सोचता था कि आज मुझे कोई नया आउटफिट लेना है, नए बेहतर कपड़े लेना है, बेहतर तरह से ड्रेसअप होना है। मैं देखता था कि कपड़े, ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड, व्हेन यू फील गुड यू डू गुड। बट ऑन दी अदर हैंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सोच, आपकी फिक्र। तो मैंने प्रायोरिटाइज किया अपनी किताबों को, अपने कोर्सेज को, उन एक्सपीरियंसेस को, जस्ट लाइक जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर बेहतर तरह से सीख सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर 30-35 हज़ार रुपये में आप नॉर्दर्न ट्रिप करते हैं, तो मुझे याद पड़ता है मैं जो अर्ली एजेस में इंटरनेशनल गया बचपन से ही, वो उतनी पैसों में गया। हमारी वाला थोड़ी स्मार्ट थिंक करती, उन्होंने कहा कि सवात खैबर पख्तूनख्वा जाने से बेहतर है तो हम पाकिस्तान का कल्चर सीखेंगे, यहाँ पे तो है ही वो कल्चर जो हमें ऑलरेडी पता है, लेट्स गो इंटरनेशनल। तो छोटी सी उम्र से जब आप इंटरनेशनल जाते हैं और देखते हो इतने कम पैसों में, तो आपका एक्सपोजर डिपेंड करता है। मुझे नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है आप सिंगल पेरेंट, आपके वालिद का बड़ी अर्ली एजेस में इंतकाल हो गया, आपकी वालदा ने जो है वो बिल्कुल ऐसे बड़ा करने में, आपकी परवरिश करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। कभी उन्होंने इम्पोज नहीं किया कि समझ ने क्या बनना है, क्या करना है? अच्छा, वालिद मेरे क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी कोई एजुकेशन टिप बैकग्राउंड नहीं थे, और मैंने माशरे में अक्सर पॉडकास्ट में भी, हाँ वो एजुकेशनिस्ट नहीं थे, वो एक बिल्कुल एक मिड क्राइसिस मिड लेवल की जॉब करते थे एक फैक्ट्री के अंदर, और वो एक डेली वेजेस वर्कर थे। लेकिन उनकी बहुत अच्छी बात थी और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो कम जानते थे तो उन्होंने ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करी। वो कम जानते थे, उन्होंने ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करी। हमारे लोग थोड़ा सा जानने के बाद जो ज़्यादा ज्ञान दे देते हैं ना, वो खतरनाक होता है। जस्ट लाइक बहुत से वालिदैन की ख्वाहिश होती है, ब्रोकन प्रोमिसेस होते हैं, ब्रोकन ड्रीम्स होते हैं। मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मेरा डॉक्टर बने, मैं ये नहीं बन सका तो मेरा बेटा ही बने। अच्छा, क्योंकि मेरे वालिद की खुद की कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कोई ब्रोकन ड्रीम्स नहीं थे, तो उन्होंने मुझ पर वो इम्पोज भी नहीं किया। उन्होंने कहा जो तुम करो अच्छा करो, वैल्यूज़ का ख्याल रखो, घर टाइम पे आया करा करो, रात को लेटा निकलो,
बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज था मेरे वालिद का कि ख़राब लोगों में मत बैठना, सही। बेहतर सोहबत में बैठना। बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज था मेरे वालिद का कि पढ़ाई को ना बहुत ज़्यादा सीरियस मत लिया करा करो। अच्छा। ग्रेड्स नहीं आ रहे, रात रात को अगर मैं पढ़ रहा होता था, टेंशन ले रहा होता था, वो कहते थे मतलब इसको इतना पढ़ो कि जितना बात समझ आ सके। वो बाबा मेरे ताया की एग्जाम्पल देते थे कि सुबह उठ के पढ़ा करो, थोड़ा पढ़ो, सुबह पढ़ो, कि रात रात को जागना। तो मैंने उनकी एडवाइजर्स को जब किताबों में जाके ढूंढा, मतलब मैं रिचर्ड ब्रांसन की बायोग्राफीज उठा के पढ़ूं, तो वो कहते हैं भाई जाओ दूर जाके ट्रैवल करो, सीखो, रिलैक्स रहो, स्लो डाउन करो, नंबर्स के पीछे ना जाओ। रॉबर्ट कियोसाकी ने किताब लिखी कि सी ग्रेड स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंडर ए ग्रेड स्टूडेंट्स काम कर रहे होते। तो थ्रू आउट माई लाइफ मैं कोई ए ग्रेड स्टूडेंट नहीं था, आई वॉज ऑलवेज अ बी ग्रेड स्टूडेंट या सी ग्रेड स्टूडेंट या डी भी आया होगा लाइफ में बहुत से सब्जेक्ट्स में। लेकिन द काइंड ऑफ वर्क विच आई हैव डन इन माई करियर, और वो सब चीज़ें अब पीछे चले गई है समझ। आज आपको लोग जो जानते हैं वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ओ या ए लेवल्स में आपके क्या रिजल्ट्स थे, यूनिवर्सिटीज़ में आपकी क्या जीपीएस थी। आज जो आप हैं आप वो हैं आज। नहीं, वी आर लिविंग इन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टाइम अली। अगर मुझे एक बेस्ट पॉडकास्टर बनना है या मुझे एक बेस्ट ट्रेनर बनना है, बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बनना है, हर चीज़ अवेलेबल ऑनलाइन। दुनिया का बड़े से बड़ा डिजिटल कोर्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लेक्चर भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जो पहले अवेलेबल नहीं था। एग्जैक्टली। मैं कल एक पॉडकास्ट कर रहा था एक सीईओ के साथ, उन्होंने कहा ये जो टाइम पास है ना, मैंने यूरोप में ही नहीं सुना है वर्ड टाइम पास का। मैं 23 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बाहर रहा हूँ, 11 कंट्रीज में, 77 कंट्रीज मैंने ट्रैवल की, 11 कंट्रीज में मैं रहा हूँ। ठीक है, मैंने वर्ड टाइम पास अपनी जिंदगी में नहीं सुना। वो 50 साल के भाई साहब, वो 50 साल की उम्र में अभी अपना चैनल बनाया, वो ट्रेडिंग सिखा रहे, इन्वेस्टमेंट सिखा रहे, और एक साल में उन्होंने अपने सब्सक्राइबर भी कहाँ ले गए। कह रहे मैं 3 बार खान जा चुका हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज मैं रात रात सोता नहीं जब तक आइडिया को कंप्लीट ना कर लूँ। इट्स जस्ट बिकॉज द पीपल हु लिव अब्रॉड दे हैव अंडरस्टैंड कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ हर चीज़ खुद करना पड़ती है। वहाँ पे घंटे के हिसाब से आपको पैसे मिलने, टाइम की एक वैल्यू है। हमारे यहाँ आपको नज़र आता है टाइम चाय के ढाबों पे लोग बैठे हुए हैं कहीं बैठ कर। सो आई थिंक टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। समझ में रशियंस के साथ 2009 से काफ़ी इंटरेक्ट किया, तो रिसेंटली एक डेलीगेशन आया रशिया से और रात में मेरे ड्राइवर ने उनको पिकअप किया लेट नाइट। तो आपको पता है एयरपोर्ट से निकल के रशियन सेंटर तक रास्ते पर चाय के ढाबे ऐसे, तो उन्होंने पूछा कि कोई फेस्टिवल है, तो वो ड्राइवर अपने तौर पे जो भी अंडरस्टैंड किया उसने कहा कि नहीं है, बहुत लोग बैठे हुए। नेक्स्ट डे उस डेलीगेशन से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी कोई फेस्टिवल था कल। मैंने कहा नहीं, क्यों? मतलब मैंने देखा बहुत जगहों पे लोग जो है वो बहुत रात लेट नाइट वो बैठे हुए 4 साढ़े 4 बजे। तो क्या है? अब मुझे बताएं, जब इस किस्म का लोग सवाल आपसे करें तो आपके पास जवाब नहीं होता कि आप क्या जवाब दें कि जी वो पूरी रात अपना वक्त ज़ाया करते हैं, पूरा दिन शायद सोते होंगे, क्या काम करते होंगे। एक चीज़ और मैं समझ आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं ना कि हम सोसाइटी को बेटर करना चाह रहे हैं, चीज़ों को चैनलाइज करना चाह रहे हैं, बेहतर से बेहतर हम चाह रहे हैं, और अपने ऊपर ज़ाहिर है पहले उसको इम्प्लीमेंट करेंगे फिर बाकी हम सोसाइटी तक लेके जाएंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें इतनी बेहतर नहीं हैं, क्या ये जो डिजिटलाइज करने की चीज़ें आप बात कर रहे हैं, क्या लोगों को डिजिटल अवेयरनेस है पाकिस्तान में? आई थिंक टू सम एक्सटेंट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट नीड्स टू कंज्यूम, किस तरह का कंटेंट बनना चाहिए, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। पाकिस्तान में ना डिप्रेशन, एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। लोग छोटे छोटे मसलों को बड़ा सा लेंस लगा के देखते हैं, और जब आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा लेंस लगा के देखते हैं ना, तो आपके इंटरनल ट्रिगर्स यानी जो आपके नेगेटिव इमोशंस होते हैं, आप उन्हें सॉल्व करने के बजाय भागते हैं। हमारे यहाँ लोग साइकोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट से कंसल्ट करना के बजाय वो कोई स्टार प्लस का ड्रामा देख लेंगे, वो कोई हम टीवी के ड्रामे में अपनी कहानी ढूंढ रहे हैं, वो व्लॉगर्स की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक द काइंड ऑफ कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग इन पाकिस्तान, आप अगर स्टैट्स उठा के देखें, हमारे वो साइट्स खोल खोल के अनवील की जा रही होती हैं, तो आपको नज़र आएगा कि हमारे मेंटालिटी, हमारे इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन है। हमारे यहाँ क्या वजह कि 1% लोग ही ऊपर हैं, क्योंकि 1% लोग ही टाइम को वैल्यू कर रहे हैं, 1% लोग ही वैल्यूबल कंटेंट सीख कर रहे हैं, 1% लोग ही हैं जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पहले मेरी वेलबींग है, 1% लोग ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पहले मुझे क्या खाना है, क्या उठना है, क्या बैठना है, किन लोगों के साथ वक्त स्पेंड करना है। और अगर कोई नहीं है तो तन्हाई बेहतरीन मदरसा है। बकौल अली शरीयत के तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम जहन मना करते हैं। मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि आपने नेटवर्क करना ही करना है, आपने जाना ही जाना है। आई थिंक आई हैव जस्ट क्रॉस माई 30 आई रियलाइज कि हर इवेंट में नहीं जाना है, हर इंसान से नहीं मिलना है, आपकी वैल्यू एक बन। एग्जैक्टली। समझ एक बात और जो मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ज़ाहिर जेन-ज़ी आपका ताल्लुक़ है, लेकिन कहीं नहीं कहीं आपने जो है वो जेन वाई के साथ भी आप
कनेक्टेड हैं, काम कर रहे हैं। क्या फ़र्क लगता है दोनों जनरेशंस के अंदर? आई थिंक दे लाइक अ ह्यूज डिफरेंसेस। एक तो टाइम का डिफरेंस है, वो जिस टाइम में थे और ये जिस टाइम में, टाइम डिफरेंशिएशन है। जिस तरह वर्ल्ड आगे बढ़ रही है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बढ़ती जा रही है। पहले के लोगों में ना थोड़ा सब्र ज़्यादा था, और उनसे पहले चले जाए तो बहुत ही सब्र था। हमारे अब्बू बताते हैं, वालदा बताती है कि तुम्हारे जो दादा थे वो बाल्टी भर के, मतलब हमारी वालदा बताती है कि जो हमारे दादा थे वो अपनी बहन के घर बाल्टी भर के 2 किलोमीटर पानी भर के जाते थे दूर, बिकॉज उस समय ट्रांसपोर्टेशन कम थी, पेशेंस बहुत था। मतलब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में उठने के लिए बहुत बार सोच रहे होते हैं। तो जिस तरह जनरेशन आगे बढ़ रही हैं, स्पेशली द जनरेशन वाई और जी की जब बात करें, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बढ़ती जा रही है। हम जहाँ डिजिटली ग्रो कर रहे हैं वहाँ डिजिटल डिमेंशिया भी बढ़ रहा है, वहाँ डिजिटल ओवरलोड भी बढ़ गया है ना। अब लोग एक कार्टून की बजाय 1000 कार्टून आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा देखें। इन्फ्लेक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लोग को समझ नहीं आ रहा कौन सी वीडियो देखनी है। पहले खाली लॉलीवुड था या हॉलीवुड था या बॉलीवुड था, तो अब वो टॉलीवुड भी आ गया, वो तमिल मूवीज भी आ रही है, वो ज्यादा अच्छी मूवीज आ रही हैं। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा यार, मतलब अगर सिर्फ फिल्में देख लें तो ही जिंदगी गुजर जाए, इतनी फिल्में बन रही हैं, नेटफ्लिक्स आ गया। द पॉइंट इज दैट कि हमें खुद अपनी ज़िंदगी में ना विजनिंग करनी पड़ेगी। आई थिंक चाहे जनरेशन जी हो या वाई हो, मुझे कहीं ना कहीं लैक ऑफ विजनिंग नज़र आती है। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में आपका हदफ क्लियर नहीं होगा, आपका जहन कभी भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। इटर्निटी का कॉन्सेप्ट बहुत मिसिंग दिखाई दे रहा है। लोग खाना खा रहे हैं तो ऐसा खा रहे हैं कि मतलब फूड कंटेंट आप उठा के देखें, फूड फेस्टिवल्स देखें, इंटरटेनमेंट की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में, ग्लोबली बहुत ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ कि कॉन्सर्ट्स में, घूमने फिरने में नई जनरेशन थोड़ा सा नॉन सीरियस है, और वो जब वो 30s क्रॉस कर रही है, जब वो 40s में आ रही है, तो उसे रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं तो ये भूल ही गया स्किल डेवलप करना, इस स्किल को जो उस टाइम डेवलप करना था। लेकिन समझ जो आप बात कर रहे हैं ना, ये हमेशा से मेरा ख्याल है ऐसे ही है। अगर किताब की दुकान है तो हमेशा उस पर रश कम होगा, और अगर खाने की दुकान है तो हमेशा ही रश उस पर ज़्यादा होगा। मेरे वालिद का लोग लखनऊ से था, वो कहते थे टुंडे के कबाब बड़े मशहूर होते थे, तो वहाँ हमेशा रश होता था। लेकिन हाल ही की किताब, जो किताब घर था, उसके ऊपर हमेशा रश नहीं होता था। तो ये चीज़ आज भी आप देखें कि जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, उसमें बहुत सा ऐसा कंटेंट भी क्रिएट हो रहा है जो अप टू द मार्क नहीं है, जो बिलो द बेल्ट है। लेकिन उसका अगर आप उसकी अर्निंग्स देखें, उसकी अगर आप कंजम्पशंस देखें, तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो रही है। एक और बात जो आपने कही, मैं उससे आपसे डिसएग्री करूँगा। आपने कहा कि माशरे में एंजाइटी है, लेकिन वो एंजाइटी जो है उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहा। माशरे में जितने भी लोग हैं वो हर चीज़ से, अभी हम ट्रैवल करके आए हैं, ज़ाहिर है आप भी ट्रैवल करके आए हैं, पाकिस्तान के कराची की सड़कों का क्या हाल है। लेकिन हम सब आते हैं, हम जब आए आपने कहा क्यों लेट हो गए, मैंने कहा जी आपको तो पता है कराची की सड़कें, दैट्स ऑल। तो हम जब बाहर निकलते हैं, पठान वाला लतीफ़ा है ना कि जी बाहर निकले जी, आज फिर केले का छिलका पड़ा हुआ और फिसलना पड़ेगा, तो हम सब उसी अंदाज के हो गए। तो ये जो एक कैथारसिस होता जा रहा है, जो एक लावा बनना चाहिए था, क्या समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उससे कोई इम्पैक्ट चेंज आएगा? यार मुझे लगता है कि हम जैसे हम पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं कह लगे नहीं, तो मैं पॉडकास्ट की एग्जांपल दूँ। मैं भाई साहब के साथ पॉडकास्ट कह रहा था, उन्होंने जैसे कहा कि 23 कंट्रीज़ में रहे और एक बहुत बड़ा फाइनेंस चैनल चला रहे हैं, और वो पॉडकास्ट में आके ना वो बात कर रहे थे कि कौम को जगाना है। तो कह रहे समझ, ये जो मैंने पॉडकास्ट किया ना, जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे ये काम करना है, बिकॉज इस काम में ज़्यादा फुलफिलमेंट है। वो काम मेरे घर के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ हर कौम की ना अलग अलग इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे लाइक ईरान के अपने चैलेंजेस होंगे, अमेरिका के अपने, पाकिस्तान में लोगों का मसले, लोग सो रहे हैं। लोगों को वही वाली बात, रात को लेट सोएंगे तो सुबह भी सो ही रहे, सही है, रात को लेट जागे और वैसे भी सो रहे हैं। और हज़रत अली नहजुल बलागा में कह रहे हैं इंसान भी सो ही रहा है, मतलब वो जब मरेगा तो जागेगा। हम लोग ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि दुनिया, आप एग्जाम्पल लें, पाकिस्तान में हर चीज़ 5-10 साल बाद, 2-3 साल बाद आती है, पहले वो यूरोप में लॉन्च होती है, बाहर जाती है। व्हाई इज दैट? इट्स जस्ट बिकॉज हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। मुझे लगता है पाकिस्तान में अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हैं सोशली लेवल पर, सो बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को जो अहले इल्म है, जो जानते हैं, जो समझते हैं, उन्हें चाहिए कि वो वक्त निकालें लोगों की तरबियत के लिए, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए। जस्ट लाइक मैं अपनी ट्रेनिंग कंपनी में, मेरा कॉर्पोरेट करियर भी है, मेरा यूथ के साथ एक बहुत तवील काम है, मैंने सोशल सेक्टर्स में जाके काम किया, रूरल एरियाज़ में किया, वहाँ ट्रेनिंग्स कराई। लेकिन मैंने देखा जो काम आप यूथ के साथ कर रहे हैं ना, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा है। सैडली बहुत सारे ट्रेनर्स, हमारे यहाँ बहुत सारे इंडिविजुअल्स यूथ के साथ काम करना नहीं चाहते। वाई?
देयर इज नो मनी, यूनिवर्सिटीज आपको पे नहीं करेंगी, कॉलेजेस आपको पे नहीं करना चाहते हैं, आपको स्कूल्स का मैकेनिज्म इससे बेहतर पता है कि इट्स मोर लाइक अ बिजनेस फॉर देम। उनको पता है कि बच्चों के इशूज मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला है लर्निंग हाउ टू लर्निंग, लर्निंग एजिबिलिटी इशू है, लर्निंग एजिलिटी नहीं है कि सीखना किस तरह है, स्पीड ऑफ लर्निंग कैसे बढ़ानी है। तो जब तक हम पर्सपेक्टिव पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम माइंडसेट पे काम नहीं करेंगे, रोड है या नहीं डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज दैट कि सोच है या नहीं। वो सोच भी नहीं है। एग्जैक्टली, रॉबर्ट कियोसाकी एट इज बेस्ट। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा ना कि माली गुर्बत नहीं है, फिक्र की गुर्बत है ना। हमारे मसला है कि लोगों के पास वो इंटेलेक्ट ही नहीं है, लोग पर्सपेक्टिव लैक करते हैं। अच्छा, दुनिया में जो भी आप देखें ना, जो ममालिक बने, गुलामी से आज़ादी की तरफ गए और उन्होंने डेवलप किया, उन सब के पीछे कोई ना कोई जहन था। पाकिस्तान में आप पॉलिटिकल एलीट में देखते हैं कोई ऐसा जहन है जो पाकिस्तान को बेहतर कर देगा? यार पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लगता। जस्ट लाइक मैं भी कुछ बिलावल की वीडियोस देख रहा था जो उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पे दी, और मैंने इसमें काफ़ी सब्सटेंशियल बातें देखी, जिस तरह से उन्होंने नेतन्याहू और डिफरेंट लोगों को टारगेट किया, मुझे काफ़ी उसमें सब्स नज़र आया। लेकिन मैं समझता हूँ आप पॉलिटिक्स इन चीज़ों पर डिपेंड करने से बेहतर, वो तो आपके हाथ में नहीं। कुरान की भी वर्सन है कि अगर आप खुद बेहतर हो जाएंगे तो आपके हुक्मरान भी ऑटोमेटिकली बेहतर होंगे। हम एज अ सोसाइटी, हम एज अ इंडिविजुअल लेवल में एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली। उस ट्रेनिंग का नाम था यूथ लीडरशिप जैम। 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। वन ऑफ माई ट्रेनर वो शिल्पा जैम वाज वन ऑफ माई मेंटोर्स। मैं जब भी कोई सवाल करता था इसी तरह करता था कि हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है आपका, माशरे के बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने मुझे पूरी ट्रेनिंग में एक बात सिखाई, टॉक फ्रॉम आई। पहले अपने आप को बेहतर करो, अपने आप अपनी इस्लाह करो, सवाल करो तो पहले अपने लिए करो कि मुझ में क्या गलतियाँ हैं, मुझ में क्या खामियाँ हैं। हम बात कर रहे हैं रोडों की, अक्सर आपने सुना होगा फोरम्स पे पाकिस्तान में डॉलर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यू नो, आपका असल चैलेंज, आपका असल मुकाबला आपके खुद के साथ है। आप अपनी प्रोग्रेस पे काम करें। नहजुल बलागा में मौला हज़रत अली ये फरमा रहे हैं कि अपने इल्म को इस मुकाम पर ले जाओ कि हुकूमत तुम्हारी गुलाम बन जाए। क्या बात है। मैं इस बात पर मैं बड़ा फोकस कर रहा हूँ कि मैं समद अब्बास एज अ ब्रांड इतना इमर्ज कर जाऊँ। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से पॉडकास्ट में प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस पॉडकास्ट में आना चाह रहे हैं। इट जस्ट बिकॉज सामने वाला इतना बड़ा ब्रांड है कि वो कह रहा है कि मुझे इसके पॉडकास्ट में जाना है। एंड इट हैपेंस इन पाकिस्तान रिसेंटली। अगर आपने देखा हो हमारे प्रेसिडेंट कुछ पॉडकास्ट में आए, लेकिन वो किनके पॉडकास्ट में आएंगे? जो कुछ खुद होंगे। बट उन्होंने क्या पॉडकास्ट प्रेसिडेंट के लिए शुरू किया था या उसलिए बना रहे हैं? आप अपने ऊपर काम करें, दुनिया आपके साथ खुद ब खुद कनेक्ट करेगी। क्या एडवाइस करेंगे जो इमर्जिंग पॉडकास्टर्स हैं, क्या देखते हैं उसके अंदर, क्या खामियां हैं, क्या एडवाइस करना चाहते हैं? आई थिंक आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करें। शॉर्ट टर्म मेंटालिटी नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ पॉडकास्ट 100 एपिसोड्स के बाद कुछ बनता है। हमारे यहाँ लोग 10-10 एपिसोड्स करके उसे एक सीजन बना देते हैं, अगेन गिव अप कर देते हैं। फीडबैक कोई किसी ने नेगेटिव फीडबैक दिया तो गिव अप कर देते हैं, कोई पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। देखिए, आप पॉडकास्ट को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर लें। आप पॉडकास्ट को इस तरह लें कि आपने किसी के घंटे को बाई किया। जिमरॉन बड़ी कमाल बात कहता था। जिमरॉन कहता था अगर एक गरीब एक अमीर को खाना खिलाना सीख जाना, कभी गरीब नहीं रहेगा। लेकिन वो जब गरीब अमीर को खाने पे बुलाएगा तो उसको प्रॉपर खाना सजाएगा, और खाने के दौरान वो सारे सवालात पूछ लेगा कि हाँ भाई क्या करते हो, जर्नी क्या रही थी, किस तरह कामयाब हुए, आपने कैसे किया, जिसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। पॉडकास्ट इज एन अमेजिंग मीडियम जहाँ आप किसी सीईओ के साथ, अपने से किसी बेहतर इंसान के साथ बैठकर उसे रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, उसके प्रोसेस को समझ सकते हैं, उसके पैटर्न को समझ सकते हैं। लेकिन शर्त ये कि आपकी इंटेंशन भी यही होनी चाहिए। अगर आप इस इंटेंशन के साथ बैठ रहे हैं कि मैं ऐसी कोई बात करूँ जिससे हम वायरल हो जाएं, मैं ऐसा कोई इस लूज जोक मारूं जिससे हम वायरल हो जाएं, तो हम वायरल तो शायद हो जाएंगे बट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आई लव हज़रत अली व्हाट ही सेड कि ज़्यादा मजाक नहीं करो। अगर ज़्यादा मजाक करोगे तो गोया कोई शख्स मजाक नहीं करता, वो अपनी अकल से अपने अकल के एक हिस्से को जुदा कर देता है। अगर आप इंटरनेशनल पॉडकास्ट उठा के देखें, सीईओ डायरी देखें, वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस हैपनिंग, डीप कन्वर्सेशंस हो रही हैं। इनफैक्ट जे शीटी कहता है इफ यू वांटेड टू गो फास्ट गो डीप फर्स्ट। हमारे यहाँ सतही गुफ्तगू जा रही है। हम कपिल शर्मा शो से बहुत इंस्पायर हैं जी, या हमारे जो जीओपी भी शोज आ रहे होते हैं, ताबिश हाशमी है, उनसे इंस्पायर है। आई वुड से दैट। और फिर होता ही है ये समझ के, जब वो देखते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, तो उसके मज़दाक फिर हम उसी तरफ चले जाते हैं। आप फिर गिव अप करना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ है। मैं भी एक ज़ाहिर एक न्यू पॉडकास्टर हूँ, मुझे क्या एडवाइस करेंगे आपने मेरे पॉडकास्ट? आई थिंक आई वुड एडवाइस कि जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, जस्ट ट्राई टू ओवर प्रिपेयर। एक बड़ा अच्छा फ्रेज है, इफ़ यू नॉट ओवर प्रिपेयर यू आर अंडर प्रिपेयर। हमारा प्रॉब्लम कि हम ओवर प्रिपेयर नहीं कर रहे होते हैं। मतलब आप कभी भी पॉडकास्ट में जा रहे हैं, आप खुद से रिसर्च करें कि यार मैं से क्या सवाल कर सकता हूँ। देखिए, ज़िंदगी टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ज़िंदगी एनर्जी मैनेजमेंट है। आप भी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं,
सामने वाला भी अपनी एनर्जी लगा रहा है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आप पॉडकास्ट सुने, इंटरनेशनल लेवल पे देखें क्या सवालात हो रहे हैं, सीईओ डायरी को उठा के देखें, जे शेट्टी के पॉडकास्ट को देखें, मेल रॉबिन्स पॉडकास्ट कर रही है, जो आपकी फील्ड के लोग हैं जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जब आप उन्हें सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको भी अंदाजा होगा कि इस प्रोसेस को, इसके एडिट को, इसकी फंक्शनिंग को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। लेकिन खुदा के घर में ना देर है, गॉड डिलेज आर नॉट गॉड डिनाइल। कोई भी इंसान मेहनत करेगा, खुदा का वादा है कि उसे सिला मिलेगा। ये बड़ा मेहनत वाला काम है, ये बात तो तय है। 1 घंटा बात करना, 1 घंटा सुनना, उसके बाद एक तवील प्रोसेस है, फिर वो पोस्ट होना, एंड देयर इज सो मच इन्वेस्टमेंट। पैसे से ज़्यादा वक्त की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है कि आप अपने कंटेंट को, आइडियाज़ को शिप करना चाहते हैं, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प। मैंने चीज़ नोट की कि आपका रशियन कॉन्सुलेट के साथ, रशियन एजुकेशन सिस्टम के साथ एक क्लोज कनेक्शन रहा। आप रशिया गए भी, आपने देखा भी वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, यहाँ से भी कुछ एजुकेशन लीडर्स को रशिया लेकर गए। क्या डिफरेंस आपने फील किया कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या है? इवन रशिया इट्स सो कॉल्ड सुपर पावर एज वेल, मतलब रशिया भी इटसेल्फ एक सुपर पावर है। तब क्या चीज़ उनके एजुकेशन सिस्टम में जो कि उनको एलिवेट करती है? समद, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप रशिया की बात करें ना, तो रशिया के अंदर एजुकेशन, हेल्थ स्टेट की जिम्मेदारी है, और हर रीजन के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं, उसी के अंदर कॉलेजेस हैं, उसके अंदर स्कूल्स हैं। तो पूरा सिस्टम उनका एजुकेशन इंटीग्रेटेड है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कैम्ब्रिज सिस्टम अपनी जगह पर है, फिर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एजुकेशन है, प्राइवेट स्कूल्स एजुकेशन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मैच हो जाती है। फिर एक पूरा हमारा मदरसा सिस्टम है जो एजुकेशन दे रहा है, रिलीजियस भी एजुकेशन दे रहा है, और वो साइंसेस के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। बहुत से मदरसे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो और रशिया में जो एक चीज़ मुझे फ़र्क नज़र आता है, वो नज़र आता है प्रैक्टिकल लर्निंग। हम अभी तक ग्रेडिंग के सिलसिलों में हैं, हम वही चीज़ें पढ़ाते हैं कि जिसके आखिर में हमें कहना पड़ता है कि ये ऑब्सलीट हो चुका है, लेकिन आज भी हम पढ़ा रहे हैं चीज़ें। हम मैच नहीं कर रहे दुनिया के साथ अपने आप को, और हम कहीं ना कहीं तरबियत का जो पहलू है वो हम मिस कर रहे हैं। तो अगर प्रैक्टिकल लर्निंग को आप इंगेज करें, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने फॉलो किया है। कैम्ब्रिज में तो आपको पता है कि प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो हर चैप्टर के साथ वो इंगेज होता है, प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप भेजते हैं बच्चों को। कुछ चीज़ें ऐसी हुई समझ के जो पहले होती थी वो रिवर्स हो गई, शायद हालात की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। हमें याद है कि हमारे बचपन में स्काउटिंग हुआ करती थी, रेड क्रिसेंट हुआ करता था, एनसीसी हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल इंगेजमेंट्स देती थी। वो चीज़ें ख़त्म हो गई, आज एनसीसी नहीं होती। आप देखें ना कितना बड़ा डिफरेंस आया। तो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आप दोबारा आर्मी की तरफ हो गए, अदरवाइज़ आप जो है वो आर्मी से अपने बज़न हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं किरदार होता है, आपको नज़र आती हैं चीज़ें। इसी तरह रेड क्रिसेंट इस वक्त कहाँ है? फर्स्ट एड, किसी किस्म का सिविल डिफेंस हुआ करता था, आज सिविल डिफेंस कहीं पे भी नहीं है। तो ये चीज़ें वहाँ पे पार्ट हैं। आप मुख्तलिफ़ लेवल पे आप इसी तरह से आप कैडेट्स बनते हैं, आप अपनी फोर्सेस को सर्व करते हैं, आप मेडिकली सर्व करते हैं। तो ड्यूरिंग योर एजुकेशन टेन्योर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता है। और जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो वो इंगेजमेंट जो आपकी अर्ली एजेस में हुई भी होती है, जो आपकी तरबियत अर्ली एजेस में हुई भी होती है, वो फिर आप शो अप करते हैं ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल लाइफ। जैसे मेरी अपनी फैमिली में मेरे बहुत सारे कजन्स ने इनफैक्ट रशिया से स्टडी किया। वो एक हमारे कल्चर था, हमारे कज़न थे बाहर, तो हमने बहुत सारे कजन्स को बाहर बुलाया और उन्होंने जाके बाहर पढ़ाई की। बट मैंने नोट किया कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की यहाँ पे रेलेवेंस थोड़ी कम दिखाई देती है। अब क्या हालात हैं? आप किस तरह देख रहे हो कि यहाँ से अगर लोग रशिया पढ़ने जा रहे हैं या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं तो एक लैंग्वेज बैरियर आता है कहीं ना कहीं, लैंग्वेज के इशूज़ हैं, और क्या चैलेंजेस हैं, और क्या ये वर्थ गिविंग है कि हम इसको टाइम दें और वहाँ जाएँ? देखिए, रशिया की टेक्नोलॉजी जो है और चाइना की टेक्नोलॉजी में, दोनों में डिफरेंस ये है कि रशिया जो है वो लेंथी सॉल्यूशंस की तरफ जाता है, चाइना जो है वो शॉर्ट सॉल्यूशंस के ऊपर काम करता है। तो जितनी प्रैक्टिकल लर्निंग आपकी रशिया में होगी वो कहीं और पर नहीं होगी, और चाइना ज़्यादातर रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर काम करता है। अब आप रशिया की बात कर रहे हैं तो हमारे कुछ ज़ाहिर टाइज बीच में पॉलिटिकली हम उस तरह से रशिया के साथ नहीं काम कर रहे थे। आपके सामने पाकिस्तान स्टील मिल की मिसाल मौजूद है, कितना बड़ा सेटअप जो है उसने गिफ्ट किया, लेकिन आज जो है वो इनएक्टिव है।
और कहीं न कहीं लोग डरते हैं रशिया जाते हुए, क्योंकि वो फिर एक अमेरिकन जो ब्लॉक है आप उसको आप डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। वेरी ट्रू। अब जो आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, रिलेवेंस की बात कर रहे हैं, मेडिकल में अभी कहीं न कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, इक्विवेलेंसी के इश्यूज़ हैं। अदरवाइज़ इंजीनियरिंग के अंदर, एरो साइंसेस के अंदर, स्पेस साइंसेस के अंदर हमें कोई इश्यू नहीं है, रिलेवेंसी मिल जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो डिफ़रेंस नज़र आता है, अगर हम स्पेसिफ़िकली रशियन और पाकिस्तानी एजुकेशन के अंदर हम बात करें, तो लैंग्वेज बैरियर भी अब ख़त्म होते जा रहे हैं। वेरी ट्रू। वो इंग्लिश जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। प्लस ये कि अगर आप रशियन सीख भी रहे हैं, 6 मंथ की आप कोई फाउंडेशन कोर्स कर भी रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। एक लैंग्वेज आपकी उसके अंदर ऐड हो रही है, और रशियन लैंग्वेज सिर्फ रशिया में नहीं बोली जा रही, पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में बोली जा रही वाह! है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बोली जा रही है। तो रशिया की लैंग्वेज जो है वो टॉप 5 लैंग्वेजेस के अंदर उसका शुमार होता है। तो आपके पास ये भी एक एडवांटेज आ रहा होता है। तीसरी चीज़ जो मैं बड़ा मिस करता हूँ वो ये है कि जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपसे शायद कभी ज़िक्र किया होगा कि वहाँ की यूनिवर्सिटी सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेज रही हैं। क्या हम उस लेवल के ऊपर हैं? आप उनके इक्विपमेंट्स देखें जो यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने रिसर्च के लिए दिया हुआ है, वेरी ट्रू। और बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर्स जो हैं वो आके रिसर्चर्स के साथ बैठ रहे हैं। यूनिवर्सिटी का समझ काम क्या है? यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसे होती है? यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ऐसे होती है कि आप कितने पीएचडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेरी आप ट्रू। क्या रिसर्च वर्क कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रिसर्च वर्क उस तरह से नहीं हो रहा, हम चीज़ें डेवलप नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो अगर आप कराची यूनिवर्सिटीज़ भी जाएँ तो वहाँ के कुछ डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही। लेकिन मैं एक लार्ज स्केल के ऊपर बात करूँ तो हमारे यहाँ वो चीज़ें नहीं हैं। नहीं। प्लस ये कि जो रिस्पेक्ट टीचर को, प्रोफ़ेसर को वहाँ मिल रही है, अनफॉर्चुनेटली यू नो दैट। फाइनेंशियली वेल ऑफ पे ऑफ कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, दूसरी चीज़ें ये है कि फाइनेंशियली अगर वेल ऑफ नहीं भी हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी सफ़र करके आ रहे हैं, गाड़ी नहीं है, रेंटेड प्लेस पे रह रहे हैं, लेकिन उसकी जो नॉलेज है, उसकी वजह से उसको एक इम्पॉर्टेंस दी जा रही है, उसका एक स्टेटस बड़ा हाई है, जो पाकिस्तान में आप देखते हैं कि कहीं भी जो है वो नहीं हुआ। अशफ़ाक़ अहमद का ही जुमला है ना कि जब वो बाहर गए तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हो? उन्होंने कहा आई एम अ टीचर। पूरा कोर्ट खड़ा हो गया, अशफ़ाक़ अहमद को कुर्सी पे पेश की गई कि आप वेरी इस पे ट्रू। बैठें, वरना वहाँ का प्रेसिडेंट भी आ जाए, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए तो वो नहीं होता। तो रूल्स टीचर्स के लिए चेंज होते हैं। मैं आपको समझ बताऊँ, आज भी ट्रैफ़िक पुलिस जब रोकती है कहीं पे कभी मुझे, ऑल्दो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई वायलेशन ना करूँ, वो पूछते हैं क्या करते हो? तो मैं कहता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। तो कहीं न कहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज मिसिंग है, जिस चीज़ को हमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। तो इन शॉर्ट प्रैक्टिकल लर्निंग वो बहुत ज़रूरी है, ग्रेडिंग से निकलने की ज़रूरत है, और तरबियत। अच्छा, सिंस यू स्पेंड सम टाइम इन रशिया एंड यू ट्रैवल ऑफन, तुम जा रहे हो तो अक्सर, अगर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया जाना चाह रहा है तो किन बिजनेसेस को टारगेट करे? जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी तो नो डाउट वी आर गेनिंग अप, टेक वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, बट स्पेसिफिकली तुमने क्या देखा कि वहाँ पे किस किस तरह का बिजनेस ग्रो कर रहा है? मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च में देखा कि एक्सपोर्ट का काम, लेफ्ट ओवर्स का काम वहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा है, ये अपनी फैमिली भी कुछ लोग कर रहे हैं। व्हाट डिड यू सी? कोई मेरा ख्याल है 20-25 साल पहले हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर लेदर एक्सपोर्ट करते थे, हम लेदर गुड्स एक्सपोर्ट करते थे। आज वो दूसरे ममालिक ने ले लिया है, लेकिन पाकिस्तानी लेदर की अभी भी बहुत डिमांड है। रशिया में आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे विंटर है, तो लेदर गुड्स की बड़ा काम कर सकते हैं। आईटी के अंदर वहाँ बहुत काम मौजूद है, जो एक वर्जन साइड है जिसके ऊपर बहुत लोगों की ज़रूरत है। ऑल्दो कि रशिया इज़ अ बिग स्टेट, वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास नॉलेज है जो वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वहाँ पे बड़ा काम हो सकता है, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर बड़ा काम हो सकता है वहाँ पे। उसके अलावा जो आपके ग्रेन्स हैं, राइस है, पल्स हैं, मीट है, इस सब के ऊपर भी वो बड़ी तादाद में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो दूसरे ममालिक से आ रहा है, उनकी अपनी भी प्रोडक्शंस हैं, बट उनको नीडेड है। तो इन जगहों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। हमारे कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, बट अगेन अभी हमारे वो टाइज़ उस तरह से नहीं है कि जो हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वो उसको सपोर्ट करें, या गवर्नमेंट लेवल पे उसको सपोर्ट किया जाए, बट इंडिविजुअल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं और इसके ऊपर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है समझ कि आप रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ आप एजुकेशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। आप अपने एजुकेटर्स को रशिया भेजें, रशिया से एजुकेटर्स को जो काम कर रहे हैं हम काफ़ी अरसे से,
और मैं आपको बताऊं कि बड़ी खुशी होती है कि जब रशियन एजुकेटर्स पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट करते हैं, नॉट ओनली इन कराची, इन पेशावर, इन लाहौर, इन फैसलाबाद, इन अदर एरियाज़ ऑफ द पाकिस्तान, तो बड़ी खुशी होती है कि जब वो हमारी रिसर्चेस को अप्रिशिएट करते हैं। Very nice. बट इशू ये है कि वो रिसर्चेस हमारी कहीं ना कहीं रद्दी की टोकरियों में पड़ Structured जाती नहीं है। हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं, उनको जो फंडिंग चाहिए होती है वो फंडिंग नहीं मिलती है, वो अप्रूवल्स नहीं होते हैं। तो इन हवालों से हम काफ़ी काम कर सकते हैं और इस वक्त काम हो रहा है। रशियन गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रही है जो हमारी रिसर्चेज हैं वो इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं उनकी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, एजुकेशन वर्ल्ड के अंदर बहुत से चैलेंजेस दिखाई देते हैं, सिंस यू प्योरली बिलोंग टू बोथ सेक्टर्स, तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हो, एजुकेशन सेक्टर में भी हो। अगर हम पहले बात करें एजुकेशन सेक्टर के अंदर, तुम किन चैलेंजेस को देख रहे हो कि यार ये टॉप 3 चैलेंजेस और मुझे लगता है इनके सोल्यूशन ये हो सकता है? कोविड के बाद ऐसा हुआ कि एजुकेशन के अंदर जो डूज थे वो डोंट्स हो गए। हमने रिवर्स कर दिया चीज़ों को। हम पहले बच्चे को मना करते थे कि गैजेट्स नहीं लो, डिजिटली हम उसको डिसंगेज करते थे। आज हमने उनको इंगेज कर दिया, हमारी मजबूरी हो गई थी कोविड में। अच्छा, कोविड के बाद जब हम दोबारा से फिज़िकल क्लासरूम की तरफ आए तो वो जो आदत बच्चों की बन गई थी वो हम उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए। आज ऐसा हो गया है कि बच्चा देर से सो रहा है, सुबह देर से उठ रहा है। जब उसकी एनर्जी लेवल वो नहीं है तो कहीं न कहीं वो उसकी पूरा मैकेनिज़्म पूरे दिन का वो उस तरह से नहीं होगा जो लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए चाहिए। बच्चे को 8 से 10 घंटे की नींद ऐसे ही। चाहिए, वो नहीं मिल रही। प्लस ये कि इन्फ्लक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके पास इतना आ रहा है जो उसके पास नहीं होना चाहिए वो भी है। तो हमारे पेरेंट्स और बाकी लोग उसको चैनलाइज़ नहीं कर पा रहे। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमने कहीं न कहीं इसको देखने की ज़रूरत है। प्लस हमें सिलेबाई को भी कुछ ना कुछ डिजिटल करने की ज़रूरत है कि हम रोबोटिक्स के ऊपर काम हो रहा है, दूसरी तरफ भी काम हो रहा है, तो वो भी करने की ज़रूरत है। फिर जो मैंने आपसे पहले बात की वही चीज़ कि प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज़रूरी है। स्कूल एज से आप जब प्रैक्टिकल लर्निंग को एंगेज करेंगे बच्चों के साथ, तो वो चीज़ें आएँगी। हम तरबियत ज़ाहिर है मिस कर रहे हैं। हम 13 साल बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से असेंबल होना है, किस तरह से लाइन में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ऐसे ही। लंच टाइम आपका एक है, उठने का, सोने का टाइम है। लेकिन वो जैसे ही 13 साल के बाद वो इवन कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक भी शायद कुछ रह जाता है, लेकिन जब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आता है तो आप देखिए क्या हाल हो जाता है। उसका लंच ब्रेक गायब है, उसके सुबह उठने का टाइम कोई है नहीं, वो रात भर जाग रहा है, दिन में सो रहा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। प्लस ये हमें एक मैं समझता हूँ कि मैसिव चेंज की ज़रूरत है अपने सिलेबाई के अंदर। हमें वहाँ लाने की ज़रूरत है। हम चीज़ें वो पढ़ा रहे हैं जिसके आखिर में हमें कहना पड़ता है कि ये ऑब्सोलीट हो चुका है। एग्जैक्टली, वो बच्चे पढ़ के निकले लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं है। उस सिंस यू हैव बीन वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर मोर देन 20 इयर्स, क्या चीज़ तुमने देखा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारे यहाँ हम किन चीज़ में लैक कर रहे हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस एंड तुम्हें क्या समझ आ रहा है? कॉर्पोरेट सेक्टर में आप देखें तो हमारे यहाँ आज एक सेठिया निज़ाम भी है। तो वहाँ पे जो सेठ की सोच है, ज़ाहिर है वही सोच रहती है। फिर कुछ जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, कहीं-कहीं आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे आके बैठ गए हैं, जो नीचे के टैलेंट को ऊपर नहीं आने देते। बिल्कुल सही। तो उसके अंदर इश्यूज़ क्या होते हैं कि हमारे यहाँ एक बॉसी कल्चर तो है। अगर सीनियर जनरल मैनेजर ने कोई बात कह दी है, तो मैनेजर की हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर आर्ग्यू कर सके। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन का कल्चर है। जिन कंपनीज़ में, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आप आर्ग्यू कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, वो कंपनीज़ फ्लरिश कर रही हैं। वेरी ट्रू। उनकी प्रोडक्ट के अंदर उनकी एफिशिएंसी के अंदर बड़ा बेटर एक चेंज नज़र आपको ऐसे। आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक सर्टेन एज दी है ना, आपकी रिसर्चेज़ हैं उसकी बेसिस के ऊपर आपने कहा है कि जी 60 इयर्स के ऊपर आपकी रिटायरमेंट हो जानी चाहिए। इन सम केसेस हम चलें, ठीक है, हम कहीं न कहीं उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत से कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप देखें कि जो सीईओज़ हैं, जो ओनर्स हैं, दे आर 70 इयर्स ओल्ड, 80 इयर्स ओल्ड, चेयरमैन बने हैं वो, और वो बैठे हुए। तो वो जब बैठे हुए हैं तो आप सोचें कि जनरेशन डिफरेंस कितना आ गया। वेरी ट्रू। तो वो जो नीचे वाले जो बच्चे इस वक्त आ रहे हैं, जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हों या किसी और फील्ड से हों, सॉफ्टवेयर के अंदर वो काम कर रहे हो, तो वो जो 80 ईयर्स वाला समझ जो शख्स बैठा हुआ है, वो कहेगा नहीं मुझे पेपर पे ला के दो। लेकिन वो तो कहता है मैं पेपर पे कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो आपको टाइपो दूंगा। वेरी तो ट्रू। ये डिफरेंसेस जो है उसको हमें देखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो मुझे नज़र आती है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया है। हम फ़ुज़ूल की चीज़ें हमने अपने एम्प्लॉइज़ के साथ हमने उनको एंगेज कर दिया है।
अगर हम उन चीज़ों से निकलें, हम प्रोजेक्ट बेस हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, क्या करें वो 9 to 5 वाले कल्चर से निकलती जा रही हैं, ऐसे वो प्रोजेक्ट बेस के ऊपर आने लगी हैं। ऐसे फ्लेक्सिबल लर्निंग को promote एग्जैक्टली उसमें फिर एक थोड़ा सा हमारा इशू ये भी है कि हम लोग चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कोविड में ही हमने देखा कि अगर उनको वर्क फ्रॉम होम दिया और कोई कॉल कर ली, एटीट्यूड मिसिंग है हमारे यहाँ। एग्जैक्टली वो चीज़ है। आई थिंक मेरा लास्ट सवाल तुमसे हम्म। कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है, वी आर लिविंग इन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टाइम जहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लेक्चर भी ऑनलाइन अवेलेबल है, फिर भी हम पीछे हैं, फिर भी हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। व्हाई इज दैट सो? हमारी हैबिट नहीं है कि हम लर्न करें चीज़ों को। हमारी मजबूरी है कि अगर हम एजुकेशन किसी भी लेवल पे हासिल करें, तो हमारी मजबूरी है कि हमने चीज़ों को, कोर्स बुक्स को पढ़ना है हमने, क्योंकि हमने उसको आंसर करना है। अदरवाइज़ हम बुक्स को नहीं पढ़ना चाहते। आप पूरे यूरोप में देखें, रशिया में देखें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखें, आप बस स्टॉप पे खड़े होंगे, लोग आपको पढ़ते हुए नज़र आएंगे। आप ट्राम्स में, सबवेज में ट्रैवल करें, लोग आपको पढ़ते हुए नज़र आएंगे। कहीं पे वेटिंग उनको 10 मिनट की मिल जाएगी, तो वो कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे। अच्छा, वो पढ़ना आप मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, बुक पे भी Very पढ़ true. सकते हैं, लेकिन पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अपना वो बार्बर शॉप्स पे बैठे हुए होंगे, वहाँ भी कुछ ना कुछ रीड कर रहे होंगे। अब आप आ जाएं पाकिस्तान, पाकिस्तान की किसी बार्बर शॉप पे आप बैठे होंगे, 4 लोग मोबाइल फ़ोन करके रील्स देख रहे होंगे। वो रील्स में क्या होगा? कोई कंटेंट मिल रहा होगा। Very true, यार। फिर सही इसी कह रहे तरह आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मेरा बड़ा अरसा हो गया नहीं किया मैंने ट्रैवल, लेकिन अगर आप देखें बस स्टॉप्स पे या कहीं भी आप इंटरेक्ट करें, लोग क्या देख रहे हैं? जो रील्स की सूरत में जो कंटेंट देख रहे हैं, वो किसी हद तक, किसी तरह भी उनके लिए डायरेक्शन बेनिफिशियल नहीं मिसिंग है। है। डायरेक्शन मिसिंग है। प्लस ये कि फेक न्यूज़, आप हर उस चीज़ पे जो व्हाट्सएप पे आई हुई है, यूट्यूब पे आई हुई है, आप उसके ऊपर बिलीव करते हैं। वो चाहे रिलीजियस हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो। तो कहीं न कहीं उसको भी चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपको पता चले कि क्या फेक न्यूज़ है, और कोई भी चीज़ कह दी, चाहे वो इन अ पॉजिटिव सेंस हो। अभी पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो दिखाया गया कि जी इस तरह से ये जहाज़ आया, ये पाकिस्तानी जहाज़ है, इंडियन जहाज़ है। तो डॉग फाइट तो हुई नहीं है। Yeah. आप दोनों ने विजुअल कांटेक्ट तो किया ही नहीं है। ऑल्दो वो टू सम एक्सटेंट वो इन्फॉर्मेशन सही है कि पाकिस्तान ने हिट किया, बट वो उस तरह से नहीं किया। तो आप अपने जो मयार है उसको गिरा देते हैं, आप खुद अपने लिए क्वेश्चन पैदा कर देते हैं। तो उन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच अली भाई। आई होप कि इंटेलेक्चुअल बैडमिंटन जारी रहेगी और कुछ ना कुछ आपसे और एक दूसरे से सीखते रहेंगे। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच।